प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास की इकाई 3 अध्याय 9 के पर्यावरण और धारणीय विकास नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस अध्याय में हम समझेंगे पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के कार्य, भारत की पर्यावरण की स्थिति, धारणीय विकास के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ। सबसे पहले पर्यावरण के अर्थ के बारे में हम समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर्यावरण के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, फिर भी हम इस अध्याय की शुरुआत पर्यावरण के अर्थ से करते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों परि एवं आवरण से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ हमारे चारों ओर के आवरण से है, अर्थात हमारे चारों ओर का वह वातावरण जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह वातावरण भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना होता है। इस प्रकार पर्यावरण से आशय उन सभी परिस्थितियों और उसके प्रभावों से है जो किसी भी स्थान पर किसी भी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण में जैविक और अजैविक तत्व अर्थात घटक आते हैं। जैविक घटकों में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वन, मत्स्य अर्थात कि मछली आदि सम्मिलित हैं, जबकि अजैविक घटकों में हवा, पानी, भूमि, चट्टान, सूर्य की किरण आदि को शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण के अर्थ को समझने के बाद हम पर्यावरण के कार्यों को समझेंगे। पर्यावरण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यह संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। हम जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधनों में वनों के पेड़ और समुद्र की मछलियाँ आदि आते हैं, जबकि गैर नवीकरणीय संसाधनों में कोयला, लोहा, तांबा, सोना आदि आते हैं। दूसरा कार्य यह है पर्यावरण का कि यह अवशेष को समाहित कर लेता है। जल, वायु या स्थल मंडल के अनेक अवशेषों को अर्थात कि कचरे को अपने में यह पर्यावरण समाहित कर लेता है। पर्यावरण का तीसरा प्रमुख कार्य यह जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। इस जगत में सभी प्राणियों को पोषण पर्यावरण से ही मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। पर्यावरण का चौथा प्रमुख कार्य पर्यावरण सौंदर्य विषय सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कोई सुंदर दृश्य, नदियाँ, झरने, हरे भरे मैदान आदि। विकासशील देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा विकसित देशों में समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन ने संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं। इसके कारण ही पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है। विकास के क्रम में कई जल स्रोत, नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं या सूख गई हैं। इसके साथ ही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन दोहन या निष्कर्षण से कई संसाधन विलुप्त हो गए हैं। जल तथा वायु की गुणवत्ता की गिरावट से कई बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ओजोन परत की क्षय की समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों, आपने ओजोन अपक्षय के बारे में, ओजोन के क्षरण के बारे में
पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ओजोन अपक्षय का अर्थ। ओजोन अपक्षय का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी होने से है। हम जानते हैं कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों की मात्रा में कमी आ जाती है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर हैं। इन यौगिकों के मूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा रखने वाले पदार्थ और अग्निशामकों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रोमो क्लोरोकार्बन्स में होता है। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी विकिरण अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं और जीवों को क्षति पहुंचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विकिरण से मनुष्य में त्वचा का कैंसर होता है तथा यह विकिरण जलीय एवं स्थलीय जीवों के विकास को भी प्रभावित करता है। ओजोन स्तर में 1979 से लेकर 1990 के बीच में लगभग 5% की कमी आई है। ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। इसी कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। इसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे भारत की पर्यावरण स्थिति। भारत की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियां, हरे भरे वन, खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। विश्व के समस्त लौह अयस्क का भंडार का 20% भाग केवल भारत के पास ही उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, हीरा, सीसा, भूरा कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि भी मिलते हैं। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ मानव के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। भारत की अत्यधिक गंभीर समस्याओं में वायु प्रदूषण की, दूषित जल की, मृदा क्षरण की, वन के कटाव की और वन्य जीव की विलुप्तियां इसमें प्रमुख रही हैं। भारत में पर्यावरण की जो स्थिति खराब हुई है उसके प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे भूमि का अपक्षय होना, जैविक विविधता की हानि, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, ताजे पानी का प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त प्रबंधन कार्यप्रणाली का परिणाम है। भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि। हम देखते हैं कि वनों की अधिक मात्रा में कटाई हो रही है, इस कारण से वनस्पति की हानि हो रही है। आधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, खेतीबाड़ी, वन भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग और अत्यधिक चराई, भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों को ना अपनाया जाना, अनुचित फसल चक्र का प्रयोग करना, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग जैसे कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का कृषि में प्रयोग करना, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन और अविवेकपूर्ण प्रबंधन, भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से
अधिक निष्कर्षण करना। मृदा क्षरण के अनुमान यह दर्शाते हैं कि पूरे देश में, हमारे देश में, एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है। भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत अधिक है, जिसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, यानी कि वाहन उत्सर्जन, चिंता का प्रमुख विषय है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है और आम जनता पर अधिकतम प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 में लगभग 3 लाख थी, जो कि सन 2003 में बढ़कर के 67 करोड़ हो गई थी। अब इसकी संख्या और ज़्यादा हो गई है। इस तरह से ये वाहन प्रदूषण, जो वाहनों का प्रदूषण है, वह प्रदूषण के बोझ में वाहन का प्रदूषण उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। देश में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। अभी तक हमने जो वर्णन पढ़ा, समझा, इससे लगता है कि उपर्युक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश तो डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि हम सोच समझ करके धारणी विकास के, यानी सतत विकास के रास्ते को नहीं चुनते। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि से किया गया विकास ही चिरस्थायी होगा। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए अपने वर्तमान जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किए गए विकास कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अपक्षय इस गति से करेंगे जिससे पर्यावरण संबंधी आर्थिक संकट दोनों पैदा हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पर्यावरण के अर्थ कार्यों के बाद अब हम धारणी विकास अर्थात सतत विकास के बारे में पढ़ेंगे। धारणी विकास वर्तमान एवं भावी पीढ़ी की समानता से संबंधित है। भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में ह्रास किए बिना, यानी नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही धारणीय आर्थिक विकास, यानी कि सतत आर्थिक विकास है। इसमें आर्थिक विकास के साथ संसाधनों का उपयोग तो होता है, परंतु उनकी निरंतरता एवं गुणवत्ता भी बनी रहती है। उदाहरण स्वरूप भूमि, जल, वन, पशु आदि संसाधनों का उपभोग तो किया जाता है, परंतु उनकी मात्रा एवं किस्म धारणी विकास में घटती नहीं है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणी विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी और सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। धारणी विकास की प्राप्ति के लिए आवश्यकताएं। धारणी विकास या सतत विकास मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर पर सीमित करना होगा। पहला
पहली जो आवश्यकता है वह यह है कि मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर पर सीमित करना होगा। अगला, प्रौद्योगिकी प्रगति आगत निपुण हो, ना कि आगत उपभोगी। अगला, नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण अर्थात कि दोहन। नवीकरणीय संसाधनों का दोहन धारणीय आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनः सृजन की दर से अधिक ना हो। गैर नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय। गैर नवीन संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होना चाहिए एवं प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए। धारणीय विकास की रणनीतियाँ। विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर विकास की रणनीतियाँ लिखा है, आप यहाँ पर धारणीय विकास की रणनीतियाँ कर लें। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों का बहुत अधिक निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। थर्मल पावर प्लांटों से बड़ी मात्रा में धुएं के रूप में राख भी निकलती है, जिसका उचित उपयोग ना हो तो जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संघटकों के प्रदूषण का कारण हो सकता है। अगली रणनीति में ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस का उपयोग। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार प्रायः लकड़ी, उपले अर्थात कंडे और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अपव्यय और वायु प्रदूषण जैसी प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सहायिका अर्थात सब्सिडी के द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी प्रदान की जा रही है। हम सबने उज्ज्वला योजना का नाम सुना ही होगा। इसके अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और सब्सिडी दे करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहाँ तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, यह एक अच्छा ईंधन है जो परिवारों में प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करता है। इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाला जाता है, उससे गैस का उत्पादन होता है जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो बच जाता है वह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा का अनुकूलक है। धारणीय विकास की अगली रणनीति है शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस अर्थात कि सीएनजी का उपयोग। हम जानते हैं, सुना भी है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में हवा स्वच्छ भी हुई है। वायु शक्ति अर्थात पवन ऊर्जा का प्रयोग। जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है, वहां पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं डालता। हवा के साथ साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है। सौर शक्ति का प्रयोग। विकास की रणनीतियों में अगला बिंदु है सौर शक्ति का प्रयोग। फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरण के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है। हम इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए हम कपड़े, अनाज, अन्य कृषि उत्पाद और दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको सुखाते हैं। सर्दी में सूर्य की जो किरण का उपयोग हम गर्माहट के लिए करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सेल क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसी जगहों पर जहाँ की ग्रिड या हम तारों के माध्यम से बिजली नहीं पहुँचा पाते हैं, वहाँ के लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। अगली रणनीति, लघु जलीय प्लांट। पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों पर झरने मिलते हैं। इन झरनों में अधिकांश स्थायी होते हैं। मिनी हाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से बिजली बनती है, यानी बिजली का उत्पादन होता है, जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार के पावर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं। विकास की रणनीतियों में अगला बिंदु है पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं, वे पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे या ना रहे। वे पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे हैं, ना कि उसके नियंत्रक के रूप में। अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वास्थ्य की देखभाल है। आजकल सभी सौंदर्य उत्पाद जैसे बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट, शरीर के लिए लोशन, चेहरे की क्रीम इत्यादि हर्बल हैं। ये उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि उनसे कोई हानि नहीं होती है और उनके लिए बड़ी मात्रा में किसी औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रिया का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है। अगली रणनीति में है जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग। पिछले 5 दशकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में हमने जैविक कंपोस्ट खाद की अवहेलना की और पूरी तरह से रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे। इससे मात्रा में उर्वरक भूमि पर बहुत प्रभाव पड़ा है। पूरे देश में अब भारी संख्या में किसान विभिन्न जैविक अपशिष्टों जैसे करकट से, कचरे से बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसलिए पाले जाते हैं जिससे वे गोबर दे सकें, जो कि महत्वपूर्ण खाद और मिट्टी को उर्वरक बनाता है। केंचुए सामान्यतः कंपोस्ट खाद प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्रता से जैविक वस्तुओं को कंपोस्ट में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया का अब व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है। विकास की अगली रणनीति में है जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग। विद्यार्थी, हम इस बिंदु को पढ़ चुके हैं। अगला बिंदु है जैविक कीट नियंत्रण। हरित क्रांति के आगमन के बाद अधिक उत्पाद के लिए पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। इससे बहुत जल्दी प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगे। भोज्य पदार्थ दूषित हो गए, मृदा, जलाशय, यहाँ तक कि भूतल के जो जल की कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो गए। यानी जो हमारे धरती के अंदर, भूमि के अंदर जो जल है वह भी कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो गए। दूध, मांस और मछलियाँ भी दूषित पाई गईं। नीम के पेड़ इसमें काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं। नीम से अनेक प्रकार के कीट नियंत्रक रसायन बनाए गए हैं और उनका उपयोग हो रहा है। मिश्रित फसल और एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लाभ पहुंचा है। विकास की अपनाई गई इन रणनीतियों के बाद इस पाठ के हम कुछ निष्कर्ष बिंदु पर पहुंचते हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं। आर्थिक विकास
जिसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है, से पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में पर्यावरण संसाधनों की मांग पूर्ति से कम थी, लेकिन अब विश्व के समक्ष पर्यावरण के संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी पूर्ति अत्यधिक उपयोग व दुरुपयोग के कारण सीमित है। धारणी विकास का लक्ष्य उस प्रकार के विकास को बढ़ावा देना है जो कि पर्यावरण की समस्याओं को कम करे और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे। विद्यार्थियों, आपने इस अध्याय को बड़े आसानी से पढ़ा। अब हम कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण के कार्य लिखिए। प्रश्न 3, ओजोन अपक्षय क्या है, समझाइए। प्रश्न 4, विकास क्या है? यहाँ पर विद्यार्थी धारणी विकास क्या है यह लिख लें। प्रश्न 4, धारणी विकास क्या है, समझाइए। प्रश्न 5, धारणी विकास की रणनीतियाँ लिखिए। विद्यार्थियों, आपने आज का पाठ पढ़ा, समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।